हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। इससे पहले हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट्स किए थे, तो आज हम करेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अब अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होती हैं? अकाउंटिंग कन्वेंशंस एक तरह से गाइडलाइंस होती हैं जो कि आपकी हेल्प करती हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में। किस तरह से हमने बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, तो जिस तरह से ये क्या है, एक तरह से गाइडलाइंस के टाइप्स हैं। अब सबसे पहले हमारा जो मेनली 4 है हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशंस। सबसे पहले हमारी आती है फुल डिस्क्लोज़र। फुल डिस्क्लोज़र क्या कहती है कि जो इन्फॉर्मेशन है शुड बी कन्वेड। हमने सारी इन्फॉर्मेशन, जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, हमने कन्वे करनी है, नॉट कंसील्ड। कंसील्ड का मतलब क्या होता है? छुपानी नहीं है। मान लो एक फर्म है, उसने अपनी सारी जो रेलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो कन्वे करनी है टू द यूज़र्स को, कंसील नहीं करनी। मटेरियल इन्फॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू द शेयर होल्डर। जो शेयर होल्डर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, जो अदर यूज़र्स हैं हमारे, सभी को हमने मटेरियल इन्फॉर्मेशन में जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि उनके डिसीजंस को चेंज करेगी, वो इन्फॉर्मेशन सबको कन्वे करनी है। इसका मतलब, अब फुल डिस्क्लोजर का मतलब ये नहीं होता कि आप कंपनी के सीक्रेट भी बताने लग जाओ, लेकिन आपने जस्ट उनको सही इन्फॉर्मेशन देनी है। सीक्रेट्स लीक करना इसका मतलब नहीं है। अब 2 तरीके से हम डिस्क्लोज़ करते हैं। सबसे पहले या तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो कर देते हैं, मतलब जो हमारा P&L है, हमारा जो बैलेंस शीट है, हम उसमें शो कर देते हैं। दूसरा, या तो हम नोट्स में लिख के दे देते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद नीचे हम नोट्स बना देते हैं, उसमें हम लिख देते हैं कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हमने ऊपर शो ना की। क्योंकि अगर आप मिस रिपोर्टिंग करोगे, किसी भी चीज़ को गलत तरीके से आप शो करोगे, तो इससे जो है, जो डिसीज़न है यूज़र्स का, वो चेंज होगा। तो इसीलिए आपने क्या करना है? फुल डिस्क्लोज़र करना है। सेकेंड हमारा है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म, वैसे हम आप इसका मीनिंग सर्च करोगे, इसका मतलब था रूढ़िवादिता। कंजर्वेटिज्म होता क्या है कि आपने हमेशा लॉसेस को अज्यूम करना है, प्रॉफिट को नहीं। हम पहले से सोचते हैं ना कि ये लॉस हो सकता है, ये लॉस हो सकता है। प्रोबेबल लॉसेस को आपने हमेशा से प्रोवाइड करना है, और आपने प्रॉफिट्स को कभी भी एंटिसिपेट नहीं करना, उनका कोई पूर्वानुमान आपने नहीं लगाना। जब तक आपको पैसा नहीं मिला, आपको रियलाइज़ नहीं हुआ, तब तक आपने नहीं करना। तो इसका हमारा जो मेन रूल है वो क्या है कि एंटिसिपेट प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड फॉर लॉसेस। एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स, आपने प्रॉफिट्स को एंटिसिपेट नहीं करना, बट आपने लॉसेस को प्रोवाइड करना। अब इसकी एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जैसे मान लो हम स्टॉक को रिकॉर्ड करते हैं, तो क्या होता है, हमारे पास 2 प्राइस होते हैं। एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है मार्केट प्राइस। हमने उस प्राइस पे स्टॉक को लेना है जो कि लोअर, दोनों में से लोअर है। अब जैसे मान लीजिए मार्केट प्राइस अगर हमारा कम है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो हमने किस पे शो करना है? मार्केट प्राइस पे। दूसरा, अगर हमारा मार्केट प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो हमने किस पे शो करना है? कॉस्ट प्राइस पे। मतलब हम किस पे शो करते हैं? जो लोअर है। मतलब हमेशा हम जो है लॉसेस को ही पहले कंसीडर कर रहे हैं एक तरह से। अब आप खुद सोचो, मान लो मार्केट प्राइस ज़्यादा भी है, तो हमने उस पर रिकॉर्ड करके करना क्या है? हमने कौन सा उसको रियलाइज़ करना है? जो प्रॉफिट हमें मिला ही नहीं, उसको रिकॉर्ड करके क्या होगा? इसीलिए हम उस प्राइस पे उसे शो नहीं करते। पर जब मार्केट प्राइस कम हो, तो हमने कम प्राइस पे ही उसको शो करना है। अब जैसे देखिए, हम बिज़नेस में क्या करते हैं? प्रोविज़न फॉर अनसीन लॉसेज, डाउटफुल डेट्स, कि मान लो कल को पैसा डूब जाएगा या जिन पे डाउट है, उसके लिए हम प्रोविज़न करते हैं। कॉन्टीजेंसीज़ के लिए भी प्रोविज़न करते हैं जो फ्यूचर में हो सकती हैं। अनसीन लॉसेस के लिए भी करते हैं। मतलब आप पहले से ही प्रिपेयर रहते हो कि ये चीज़ें हो सकती हैं, और आप उनके लिए प्रोविज़न बना लेते हो। क्या ऐसे कोई प्रॉफिट्स के लिए होता है? नहीं। तो हमेशा आपने लॉसेस के लिए हमेशा मनी प्रोवाइड करनी है। इसके बाद आपका आता है मटीरियलिटी। मटीरियलिटी क्या है? मटीरियल का मतलब है जो भी इंफॉर्मेशन जो कि वैल्यूएबल है। बिजनेस सेल इंक्लूड और रेलेवेंट एंड मटीरियल फैक्ट्स सेपरेटली। हमने अपनी जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड P&L, हमने उसमें सारे रेलेवेंट, इंपॉर्टेंट और मटीरियल चीज़ों, फैक्ट्स को हमने शो करना है। अब मटीरियल इन्फॉर्मेशन कौन सी है? इफ़ इट इज़ लेफ्ट आउट ऑफ, अगर इसको आप लेफ्ट आउट कर दोगे, देन इट विल इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर्स। इससे क्या होगा? जो यूज़र्स होंगे अलग अलग, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, सभी के जो फैसले वो प्रभावित हो जाएंगे। अब इसमें क्या है? लार्ज अमाउंट आर मटीरियल्स, जिनका अमाउंट ज़्यादा होता है वो इन्फॉर्मेशन मटीरियल है, और स्मॉल अमाउंट जो होता है वो मटीरियल नहीं है। मान लो कोई कंपनी है, उसका जो, अगर हम मान लो आप उसका $40,000 का उसका पूरा उसकी कैपिटल है, ठीक है। उस कंपनी के लिए $10,000 की कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो मटीरियल हो सकती है। दूसरी तरफ कोई बड़ी कंपनी है, उसका ज़्यादा टर्नओवर है, ज़्यादा उसका कैपिटल अमाउंट है, तो उसके लिए वो छोटा अमाउंट हो सकता है। मतलब मटीरियलिटी की
जो डेफिनेशन है वो सबके लिए अलग अलग हो सकती है। अब इसकी हम एग्जांपल देखेंगे। जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, कंपनी एक कैलकुलेटर परचेज़ करती है, उसकी लाइफ कितनी होती है, 8 ईयर्स होती है कैलकुलेटर की लाइफ, ठीक है। फिर भी हम उसको फिक्स एसेट ट्रीट नहीं करते, हम उसे क्या ट्रीट करते हैं, एज अ एक्सपेंस, एसेट ट्रीट नहीं करते। अगर आप एसेट ट्रीट करते तो आपने क्या करना था, उसको एसेट शो करना था, उसकी डेप्रिसिएशन हर एक साल आपने P&L में डालनी थी, फिर माइनस करके आपने बैलेंस शीट में डालना था। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि आप डेप्रिसिएशन डालो, पर जो मटेरियलिटी कंसेप्ट कहता है कि इसकी अमाउंट कम है ना, 200 रुपीज़ है, ठीक है, और ये कहता है कि आप पूरा अमाउंट उसी साल में ले लो जिस साल आपने परचेज़ किया। तो मतलब कि आपने जो ज़्यादा मटेरियल चीज़ें नहीं होती उनको आप किसी भी तरह से उनका ट्रीटमेंट कर सकते हो। इनसिग्निफिकेंट इवेंट्स आर नॉट, जो आपके इनसिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं मतलब अनइम्पॉर्टेंट है, वो मटेरियल नहीं होते। इसकी जगह कोई एसेट होता, उसका ज़्यादा अमाउंट होता, हम उसको बैलेंस शीट में डालते, हम उसको इतने सालों बाद राइट ऑफ करते जितनी उसकी लाइफ होती, तो इस तरह से होता है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, फैक्ट्स पे आधारित होनी चाहिए, रिसर्च पे, सिर्फ ओपिनियन पे नहीं। अब आप सोचो सब्जेक्टिव क्या होता है, सब्जेक्टिव मीन्स अगर मैं बनाऊँ तो कुछ और, कोई और बनाए तो कुछ और, मतलब सब्जेक्ट वाइज चेंज हो जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि सब अगर उसको देखें तो वो सेम हो, चेंजेस ना हो, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप हमारे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उसी तरह से। तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में बी वेरीफाइड बाय वेरियस सोर्सेज। अगर आपने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन उसमें भी कोई भी ट्रांजेक्शन आपने डाली है तो उसका आपके पास एविडेंस हो ना, आपके पास प्रूफ हो, या आपके पास इनवॉइस हो, आपके पास कैश मेमो हो, आपके पास पेन स्लिप हो, हर एक चीज़ का आपके पास प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। और जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो रेलिवेंट होनी चाहिए और रिलायबल होनी चाहिए, भरोसेमंद भी होनी चाहिए और इम्पॉर्टेंट भी होनी चाहिए। मतलब हर एक चीज़ का आपके पास फैक्ट हो, ये नहीं कि वो ऐसे ही डाली गई है। अब जैसे मान लीजिए नैन्सी है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, इंचार्ज है उसकी। अब ये कंपनी, इस कंपनी में काम करती है बिग बैन। इसने उनसे कहा बिग बैन रिकॉर्ड से कि वो अपने पेबल्स और रिसीवेबल्स को सपोर्ट करने के लिए रिकॉर्ड्स शो करें। इसने उनसे रिकॉर्ड्स मांगे कंपनी से, पेबल्स और रिसीवेबल्स, जैसे बिल रिसीवेबल्स होते हैं, बिल पेबल्स होते हैं, डेटर क्रेडिटर्स उसके अंदर आ जाते हैं, सन्ड्री डेटर सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर इसने मांगे, ओके। बट जो कंपनी है उसने कहा इट विल टू मच वर्क टू गेट, कि अगर उसको प्राप्त करने तो बहुत सारा काम करना पड़ेगा उसके लिए। तो ये तो ऑब्जेक्टिविटी कन्वेंशन का वायलेशन हो गया ना। आपने अगर कुछ रिकॉर्ड किया, आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए, आपको प्रूफ प्रोवाइड करोगे आप, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है हमेशा वेरीफिएबल रिकॉर्ड्स पे आधारित हो, हर एक चीज़ वेरीफाई। अगर हमने 50 रुपये भी कोई अमाउंट डाला है तो उसका हमारे पास एक स्लिप, कोई भी ट्रांजेक्शन है उसका आपके पास एविडेंस हो, तो इसे कहते हैं हम ऑब्जेक्टिविटी। मतलब हर एक चीज़ फैक्ट्स पे बेस्ड होनी चाहिए, ऐसे ही नहीं कि मेरे ओपिनियन में आया, मैं अकाउंटेंट हूँ तो मैंने वो इस तरह से कर दिया, नो, उसका फैक्ट हो हमारे पास। नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। वैसे ये आपकी बुक में अजम्पशन है बट कन्वेंशन भी कहा जाता है इसको। जो बिजनेस है हमेशा सेम मेथड फॉलो करें अपकमिंग पीरियड में। अब जैसे मान लो इस साल हम डेप्रिसिएशन का कोई और मेथड फॉलो कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर हम कोई और मेथड फॉलो कर रहे हैं, इससे क्या होगा, आप उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर तो नहीं कर सकते ना। कंपेयर तो तभी करोगे जब सेम होगा। अब देखो मान लो 2018-19 में आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, आपने 2020-21 में भी बनाई, आप दोनों का कंपैरिजन तभी पॉसिबल है अगर सारे मेथड सेम फॉलो हो रहे हैं। अगर मेथड ही सेम नहीं है तो आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने अगर मान लो, हम ये नहीं कह रहे कि आप मेथड चेंज ना करो, क्योंकि देखो अगर अकाउंटिंग जो मेथड्स हैं वो चेंज होते हैं तो आपको भी करने पड़ेंगे वो चेंज, ठीक है, तो आपको भी करने पड़ेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, डिस्क्लोजर देना है, नीचे शो करना है अगर आपने दूसरा मेथड यूज़ किया, ठीक है। ये नहीं है कि हम यहाँ पे आपको रिजिड कह रहे हैं कि मतलब आपने एक ही फॉलो करते रहना है, नहीं। अगर ऊपर से कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में चेंज आते हैं तो आपको तो करना ही पड़ेगा ना। फिर भी कंसिस्टेंसी का मतलब यही है कि आप कंसिस्टेंट हो, जो आप फॉलो कर रहे हो वही आप आने वाले पीरियड्स में भी फॉलो करो। तो ये थे हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशंस।